अक्सर हिस्ट्री में कुछ लोग डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करके टायरेंट्स बन जाते हैं। चाहे अब वो हिटलर हो, स्टालिन हो, गद्दाफी हो या सद्दाम हुसैन या कोई और। लोग अक्सर इनिशियली ऐसे लीडर्स को पहचान नहीं पाते, और जब तक पहचानते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो आज हम कुछ स्टेप्स देखेंगे जिनकी मदद से आप एक डिक्टेटर को इनिशियली आइडेंटिफाई कर सको। स्टेप नंबर 1, बीइंग अ नार्सिसिस्ट। ऑलमोस्ट हर डिक्टेटर में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक्सट्रीम नार्सिसिज्म। वो लोग ये मानते हैं कि सिर्फ वही अपने नेशन को बचा सकते हैं। वो खुद को एक मसीहा के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे अडोल्फ हिटलर ने खुद को और जर्मन लोगों को कन्विंस किया कि वही एक लौता इंसान है जो जर्मन ग्रेटनेस को रिस्टोर कर सकता है। इवन दो हिटलर खुद एक ऑस्ट्रियन था, उसने अपने आप को और लोगों को कन्विंस कर लिया कि अगर जर्मनी को वापस अपनी फॉर्मर ग्लोरी अचीव करनी है तो हिटलर ही उनका एकमात्र ऑप्शन है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इन टायरेंट्स का डिल्यूजन होता है जो वो अपने हर एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अब अगर आप किसी ऐसे लीडर को जानते हैं जो इस लेवल का नार्सिसिज्म होल्ड करता है और ये मानता है कि उसको भगवान ने ग्लोरियस पर्पस सर्व करने के लिए भेजा है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है स्केपगोटिंग। अक्सर ये टैलेंट्स वो बातें बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जैसे कि कैसे उनकी प्रॉब्लम्स के लिए कोई और जिम्मेदार है। डिक्टेटर्स मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग ग्रीवियंसेस और फियर्स को एक्सप्लॉइट करना काफी अच्छे से जानते हैं। वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और सिंपली उन प्रॉब्लम्स के लिए किसी और को ब्लेम कर देते हैं। जैसे कि हिटलर ने जर्मनी की सभी प्रॉब्लम्स को ज्यूज, कम्युनिस्ट और ट्रीटी ऑफ वर्साई पर ब्लेम कर दिया था। मुसोलिनी ने सोशलिज्म के डर को एक्सप्लॉइट किया था, और गद्दाफी, इदी अमीन और कैस्ट्रो ने वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म को टारगेट बनाया। अगर मुझे इसी ब्लूप्रिंट को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना हो तो मैं इंडिया के सभी मिसफॉर्च्यून्स के लिए माइनॉरिटीज को ब्लेम करूंगा, या फिर नेहरू और गांधी को स्केपगोट बनाऊंगा। इसी तरह की स्केपगोटिंग से डिक्टेटर्स लोगों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर माइनॉरिटी ग्रुप्स या एक्सटर्नल एनिमीज को उन प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम कर देते हैं। ये टैक्टिक पाकिस्तानी आर्मी कई सालों से यूज करती आ रही है पाकिस्तान पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, और वो सक्सेसफुली ऐसा कर भी रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि ये टेक्निक कितनी कारगर है। अक्सर डिक्टेटर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से लोगों का ध्यान असल प्रॉब्लम से डिफ्लेक्ट हो जाता है और लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कोई ब्लेम करने को मिल जाता है। स्टेप नंबर 3, ये हमेशा हम्बल और डाउन टू अर्थ होता है। अपनी नार्सिसिज्म के बावजूद अक्सर डिक्टेटर्स काफी केयरफुली अपनी इमेज को क्राफ्ट करते हैं और खुद को काफी हम्बल और रिलेटेबल शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर कॉन्स्टेंटली बच्चों के साथ अपनी फोटोग्राफ्स क्लिक करवाया करता था ताकि वो अपने आप को अप्रोचेबल और फ्रेंडली इंसान की तरह प्रेजेंट कर सके। ये टैक्टिक काफी पॉपुलर है और इसीलिए ऑलमोस्ट हर एक टायरेंट बच्चों के साथ फोटो जरूर क्लिक करवाता है। इसके अलावा डिक्टेटर्स अपनी नॉन मैरिड लाइफ पर भी काफी एम्फेसिस देते हैं ताकि लोगों को लगे कि उन्होंने खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया है। ये टैक्टिक हिटलर भी यूज किया करता था। इसके अलावा डिक्टेटर्स अपनी ड्रेसिंग सेंस पर भी काफी ध्यान देते हैं, जैसे कि गद्दाफी ट्रेडिशनल बेडोइन रोब्स पहना करता था लिबिया के ट्राइबल हेरिटेज के साथ कनेक्शन एम्फसाइज करने के लिए। डिक्टेटर्स अपनी ये पब्लिक इमेज काफी केयरफुली मैन्युफैक्चर करते हैं क्योंकि उनका ये हम्बल लीडर पर्सोना इमोशनल कनेक्शन और ट्रस्ट क्रिएट करता है उनके सपोर्टर्स के बीच। स्टेप नंबर 4, पावरफुल ब्रांडिंग। हर सक्सेसफुल डिक्टेटर एक डिस्टिंक्टिव विजुअल ब्रांडिंग क्रिएट करता है जो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल हो, जैसे कि हिटलर का नाजी स्वस्तिका, जो कि हिस्ट्री के सबसे पावरफुल ब्रांडिंग लेसन्स में से एक है। नाजी स्वस्तिका को इंस्टेंटली लोग आज भी हिटलर से पहले एसोसिएट करते हैं और गुड फॉर्चून से बाद में, जबकि स्वस्तिका एक्चुअली में गुड फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है सनातन कल्चर में। पर लेट 1930s में हिटलर ने स्वस्तिका का मतलब ही बदल कर रख दिया और स्वस्तिका को हमेशा के लिए नाजिज्म से जोड़ दिया। पर आखिर इन सिंबल्स और ब्रांडिंग की क्या जरूरत है? वेल, जरूरत है क्योंकि ये सिंबल्स मल्टीपल पर्पस सर्व करते हैं। सबसे पहले तो ये ग्रुप आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और लोगों के लिए आपके मूवमेंट को रिकॉग्नाइजेबल बनाते हैं, क्योंकि अगर किसी डेमोक्रेसी में 50 एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पार्टीज मौजूद है तो आखिर कैसे आपको पता चलेगा कि इनमें से आपके डिक्टेटर की पार्टी कौन सी है? स्टेप नंबर 5, इन डिक्टेटर्स के पास हमेशा एक लॉयल स्क्वाड रहती है। ये बात काफी गौर करने वाली है कि कोई भी डिक्टेटर, चाहे वो कोई भी हो, अकेला कभी रूल नहीं करता है। हर डिक्टेटर के पास एक स्पेशलिस्ट की लॉयल टीम होती है। जैसे कि हिटलर के कॉन्टेक्स्ट में उसके पास ऑर्गेनाइजर के रूप में हिमलर था, उसके मूवमेंट को क्रेडिबिलिटी दिलवाने के लिए हरमन गोरिंग था जो कि एक वॉर हीरो था जर्मनी के अंदर, उसके प्रोपेगेंडा को रन करने के लिए गोबल्स था जो कि हिटलर को इतना ज्यादा मानता था कि उसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ सुसाइड कमिट कर लिया था जब उसे पता चला कि हिटलर ने खुद तो गोली मार ली है। फिर आपको अपने दुश्मनों को भी चेक में रखने के लिए एक सोल्जर की जरूरत होगी,
जो कि हिटलर के कॉन्टेक्स्ट में रोम था। इवन इंडिया में आज भी कई लीडर्स हैं जो बाहुबलियों का इस्तेमाल करते हैं अपने इलाके में कंट्रोल बनाए रखने के लिए। अच्छा, अब उनकी ये लॉयल टीम हमेशा उनसे लॉयल रहे, इसके लिए डिक्टेटर्स डिलिबरेटली कंपीटिंग पावर सेंटर्स क्रिएट करते हैं ताकि कोई सबऑर्डिनेट ज्यादा पावरफुल ना हो जाए और ये सभी लोग केवल उस टायरेंट के लिए लॉयल हों। स्टेप नंबर 6, फाइंड अ क्राइसिस। हर डिक्टेटर को पावर में आने के लिए एक क्राइसिस की जरूरत होती है। डिक्टेटर्स रेयरली कभी स्टेबल टाइम्स में पावर सीज करते हैं। वो हमेशा क्राइसिस मोमेंट्स का वेट करते हैं ताकि वो उन्हें एक्सप्लॉइट करके नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को अंडरमाइन कर सके। जैसे कि नाजीज ने सपोर्ट गेन करने के लिए जर्मनी के इकोनॉमिक कोलैप्स और पॉलिटिकल केओस का सहारा लिया। नाजी पार्टी अपने पीक पर तब तक नहीं पहुंची थी जब तक जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं गया था। मुसोलिनी ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 इंस्टेबिलिटी और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के फियर्स को एक्सप्लॉइट किया था। वहीं लेनिन ने वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया की मिलिट्री डिफीट्स और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन का सहारा लिया था पावर सीज करने के लिए। अब अगर आप इसी तरह के पैटर्न्स को किसी व्यक्ति या किसी नेता के अंदर देख पा रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक फ्यूचर टायरेंट को स्पॉट कर लिया। पर ये इन्फॉर्मेशन केवल अपने आप तक ही रखिएगा क्योंकि हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।